नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मैं आपके साथ हूं संतोष चौधरी। देश प्रदेश में अगले आधे घंटे में हमारी कोशिश आपको देश और प्रदेश की वो सारी बड़ी खबरें दिखाने की होगी जिन्हें आप जानना भी चाहते हैं और जिसे कल सुबह अखबार की सुर्खियों में आप पढ़ेंगे भी। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो है तो देश की लेकिन जुड़ी प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी राज्य महाराष्ट्र में 3 चुनावी बड़ी रैलियां की हैं। अभी तक महाराष्ट्र में सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगे थे। आज महाराष्ट्र में सीएम योगी का यह नारा गूंजा और खूब गूंजा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री के साथ ही बटोगे तो कटोगे के नारे को बुलंद किया। इस पर उनके चुनावी भाषणों में शिवाजी महाराज की प्रेरणा भी थी और हिंदुत्व का एजेंडा भी। उदाहरण एक बार फिर उत्तर प्रदेश बना। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एजेंडा भी बुलंद किया और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी को भी निशाने पर लिया। आपसे कहने के लिए आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेल लगाती रही। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाराष्ट्र में वाशिम, अमरावती और अकोला में जनसभाएं की।
तो जब भी चुनाव होता है ना, सभी दलों को तनाव भी होता है। तनाव सिर्फ यही नहीं कि जीत मिलेगी या हार, तनाव इस बात का भी कि अपनी ही पार्टी में कोई बागी तो नहीं हो गया। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये बागी वाला जो है, ये बवाल मचा हुआ है। बागियों से हर दल परेशान है और इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। शामिल है। इनमें से ज्यादातर निकाले गए वो नेता हैं जो टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बागियों की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी ने यह कार्रवाई की है। निष्कासित किए गए ज्यादातर नेता पार्टी से बीजेपी के बागी देवराव होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जैतापकर ने भी आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया था। बागियों को लेकर सभी पार्टियां सख्त रवैया अपना रही हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बगावती सुर भी मुखर होने लगे हैं। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बागियों को चेतावनी दी थी। उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना यूपीटी के बागियों पर कार्रवाई की थी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 5 नेताओं को निकाला था। इसमें भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत गुगुल, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं झारखंड की 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दोनों ही राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और महाराष्ट्र में ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान फिर से दे दिया है। उसे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश के हरदोई जिले से वहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। कई लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी महाराष्ट्र में है, उन्होंने भी वहां से ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखते हैं। बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलग्राम माधवगंज रोड पे एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ पे DCM और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में उनको लाया गया। तो उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, 3 बच्चे शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल। 10 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग तो चलिए बात अकबरुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं। आज से करीब 12 साल पहले 15 मिनट वाला बयान देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। महाराष्ट्र चुनाव में AIMIM भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में चुनावी सभा कर रहे थे। वहां उन्होंने 15 मिनट वाली बात तो कही, लेकिन
उसमें एक ट्विस्ट था। क्या है वो ट्विस्ट, इस खबर को देखिए। अभी 15 मिनट असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ये भाषण दिया है। अब इस भाषण से महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्मी आ सकती है। अभी 15 मिनट अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। छोटे ओवैसी ने 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए देश से पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। इस बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस भी हुआ और जेल भी गए। बाद में कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट की बिना पर उन्हें बरी कर दिया। अब महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान फिर 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि इस बार भाषण भड़काऊ नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र में AIMIM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM कुल 44 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 2 पर जीती। इस बार AIMIM ने महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ही भाई प्रचार में हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार से तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। मुरादाबाद की सांसद हैं समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा। उनका नाम एक विवाद में आ गया है। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि जमीन कब्जाने का लगा है। जिस शख्स पर यह आरोप लगा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसका दावा भी है कि वो सांसद रुचि वीरा का पीए भी है। लेकिन जब वायरल हुआ वीडियो पर घमासान हो गया तब मुरादाबाद से सपा के जिला अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है। क्या है बयान, आप सुनिए। जमीन कब्जाने और मारपीट करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वायरल वीडियो में सपा सांसद रुचि वीरा के नाम पर दबंगई दिखाते हुए जमीन कब्जाने का बताया जा रहा है। वीडियो मुरादाबाद का है। जमीन कब्जाने वाले मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का नाम लेकर ये काम कर रहे थे। आरोपी अब्दुल गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब्दुल गनी खुद को सपा सांसद रुचि वीरा का पीए बता रहा था। आरोप है कि अब्दुल गनी एक महिला की जमीन कब्जाने की कोशिश में था। आरोप है पीड़िता के भाई नावेद पर भी अब्दुल गनी ने गोली चलाई और लगातार काफी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफी सारी संख्या में कब्जा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, उससे काफी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचि वीरा सांसद जी का PRO हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। और उसने काफ़ी मेरे साथ मार पिटाई की और उसके बाद उसने एक फायर किया जो कि मेरे कान के पास से निकल गया और मैं वहाँ गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो उस वक्त उसके बाद पुलिस आई, वो मुझे थाने ले आई। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल गनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। जिस मोहम्मद सरताज है, इन्होंने एक तहरीर दी है थाना भोजपुर में। उन्होंने बताया कि इनके जो प्लॉट पे कुछ लोग आके कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। एवं जब वो वहाँ पे रोकने गए तो इसमें अब्दुल गनी, उजैब एवं 4-5 अन्य अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी एवं फायरिंग करी। फिलहाल एक तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वीडियो को वायरल होते ही सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि
अब्दुल गनी हमेशा सांसद के साथ रहता है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उनका पीए नहीं है। हालांकि वो हर समय सांसद के साथ जरूर रहता है, उनका करीबी कार्यकर्ता है। सांसद ने मुरादाबाद में अभी किसी पीए की नियुक्ति नहीं की है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया है। तो चलिए कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट की कुछ बड़ी खबरें उसको देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2024 की तारीख तय की है। इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर जवाबी शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। फिरोजाबाद में बुधवार तड़के बिजली के खंभे से टकराकर बस पलट गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें आगरा रेफर किया गया है। बस हमीरपुर से सादाबाद हाथरस की तरफ जा रही थी। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की 30 अक्टूबर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने पत्रकार की उनके यार्ड में घुसकर चाकू से गोदकर और गोली मारकर हत्या की थी। नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। प्राथमिक जानकारी में इस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक होने का डर दिखाकर साइबर जालसाजों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ 65 लाख रुपए की ठगी कर ली है। 56 घंटे तक महिला को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। तो चलिए वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और मेधावी छात्रों की पढ़ाई में पड़ने वाले बाधा का भी निवारण किया गया है। क्या थे बड़े फैसले, उस पर एक रिपोर्ट है। किया गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बात करें तो 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान, 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार 75%
वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, if we look at the average value of the stocks which are there at the end of any year, average 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है। इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है, एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। तो सूर्य की आराधना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज महापर्व का दूसरा दिन है। इसको लेकर पूरे देश में भी तैयारियां पूरी हो चुकी है और प्रदेश में भी। आपको छठ महापर्व पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ से लेकर बिहार तक छठ की सारी खबरें एक साथ इस रिपोर्ट में देखिए आप। पूरे देश में महापर्व छठ की रौनक माहौल में भक्ति की अलग ही छटा बिखेर रही है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए लोक आस्था के महापर्व छठ का बुधवार को दूसरा दिन है। छठ महापर्व को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा और घाटों के इंतजाम पूरे हो गए हैं। छठ महापर्व की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए साफ सफाई और पूरी व्यवस्थाएं करके हम लोग इंतजार कर रहे हैं और त्यौहार शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोमती तट पर जुटने वाले हैं। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अर्घ देने तक की व्यवस्था को हमने निरीक्षण किया। हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रकार से अभी तक अधिकारियों ने रुचि लेकर इसमें काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से निर्देश दिया था। आज हम उसी लिए आज आपके बीच में आए हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और हर कार्यक्रम पूरी तरीके से जब आस्था के साथ जो संपन्न होता रहा है उसी प्रकार से संपन्न हो। और इसके अतिरिक्त भी किसी बात की अगर आवश्यकता होगी, हमारा भोजपुरी समाज कोई चाहेगा, उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की ड्यूटी भी रहेगी। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं और अभी तक जितनी भी व्यवस्थाएं होती आई हैं पहले परंपरागत तरीके से वो भी होंगी और आवश्यकता अनुसार उसमें और कुछ बढ़ाना होगा तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। वहीं बात करें बिहार की तो वहां सुबह से ही पटना के दीघा घाट, कृष्णा घाट समेत कई गंगा घाटों पर वृत्तियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसको लेकर पटना समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से पटना, औरंगाबाद समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्टेट पुलिस कमांड सेंटर से सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है। छठ पर पूरे राज्य में 35 कंपनी बीएसएफ और 3 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। इसके साथ एसपी से डीएसपी स्तर के कुल 20 अफसरों को पटना जिले में लगाया गया है। वहीं डीएसपी स्तर के 4 पदाधिकारियों को औरंगाबाद जिले में लगाया गया है। साथ ही आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए गोताखोर, एसडीआरएफ, क्विक रिस्पांस टीम, चिकित्सा शिविर, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था भी की गई है। अराजक और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए जिला पुलिस बल को लगातार गश्ती तथा चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, धर्मशाला तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने लोगों से अपील की है कि वह किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। तो छठ मैया की महत्ता और उसकी कहा जा सकता है उसको लोगों के घरों तक जिस आवाज़ ने पहुंचाया, उस आवाज़ ने आज अलविदा कह दिया। उस पर एक बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं।
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकंपोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं, पशु चारे के रूप में प्रयोग करें या इन्हें बेचकर अपनी आय बढ़ाएं। समझ गए? जी साहब। तो इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद में जमीन कब्जे की खबर पर सांसद रुचवीरा का एक बयान आया। जिस शख्स पर आरोप लगा वो मेरा कार्यकर्ता है। रुचवीरा ने बड़ा बयान दिया। आरोपी ने खुद को सांसद रुचवीरा का पीए बताया था, लेकिन सांसद महोदय ने साफ कहा कि वो मेरा कार्यकर्ता है। जांच के बाद ही मैं मामले पर कुछ बयान दूंगी। ये रुचवीरा की तरफ से एक बयान आया है। लेकिन बात तो ये है, ज़मीन का मामला तो देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये तो पेपर देखने के बाद ही, दोनों पक्ष के पेपर देखने के बाद ही, ये तो एक लीगल चीज़ है और एक मतलब उसमें जो भी होगा वो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन गनी बिल्कुल पार्टी का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक बात ये है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी उसका जिसके साथ भी विवाद हुआ, देखिए ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो मथुरा में आयोजित ब्रज रस उत्सव में अभिनेता आशुतोष राणा ने रावण के किरदार में शानदार प्रस्तुति दी और लोगों का मनोरंजन किया है। एक बार देखते हैं। मशहूर एक्टर आशुतोष राणा के बेहद लोकप्रिय नाटक हमारे राम के 3.5 घंटे के मंचन के साथ ही मथुरा में ब्रज रज उत्सव की सुपरहिट शुरुआत हुई। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा ब्रज रज उत्सव। धौली प्याऊ के रेलवे मैदान पर हो रहा है आयोजन। ब्रज रज उत्सव का उद्देश्य लोक संस्कृति की लुप्त हो रही विधाओं को बढ़ाने का है। ब्रज रज उत्सव को यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर आयोजित करता है। इस बार ब्रज रज उत्सव का एक और आकर्षण है ये 62 फीट ऊंचा एफिल टावर का मॉडल। इससे पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस साल के ब्रज रज उत्सव की शुरुआत की। मेरा बहुत मन था कि यहाँ पर ब्रज रज उत्सव में होना चाहिए कार्यक्रम, तो हमने रिक्वेस्ट किया आशुतोष जी से। इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रोग्राम एंड हमारा शुरू ओपनिंग डे में से ये अच्छा सा ये कार्यक्रम हो गया है।
तो आगे भी देखिए बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं एंड ये हमारे ब्रज के मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा एक सौगात है। सब लोग आकर एंजॉय करें, आए सब लोग। मथुरा में ब्रज रज उत्सव की धूम हर ओर दिख रही है और आशुतोष राणा के हमारे राम नाटक की चर्चा न सिर्फ मथुरा बल्कि पूरे देश में हो रही है। तो खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।